कहानी है विचित्र मूर्तिकार। गांव के किनारे एक बूढ़ा मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई मूर्तियां विचित्र थी। कोई हंसती, कोई रोती, कोई अधूरी तो कोई विकृत आकृति में। लोग उसकी कला को समझ नहीं पाते थे और उसे पागल कहते। वो चुपचाप अपना काम करता, बिना किसी की परवाह किए। गांव के चौपाल पर कुछ लोग मूर्तिकार की चर्चा कर रहे हैं। तुमने देखा, कल जो मूर्ति उदास थी आज हंस रही है। हाँ, वो टूटी मूर्ति, उसकी भुजा फिर से जुड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है बड़ा मूर्तिकार कोई जादूगर है। उसकी मूर्तियां रात में खुद बदलती हैं। गांव के लोग मूर्तिकार की कुटिया के पास जाते हैं। बूढ़ा मूर्तिकार अपने काम में मग्न है। बाबा, ये मूर्तियां रात में बदलती क्यों हैं? मूर्तिकार हल्के से मुस्कुराता है और अपनी छेनी हथौड़ा रख देता है। तुम्हें क्या लगता है मूर्तियां खुद बदलती हैं? तो फिर कौन बदलता है? मूर्तिकार एक अधूरी मूर्ति पर हाथ फेरता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भावनाएं हैं। और भावनाएं स्थिर नहीं रहती। कभी दुख कम होता है, कभी बढ़ जाता है। इंसानों की तरह ये भी बदलती रहती हैं। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। पर बाबा, ये कैसे संभव है? हर कलाकार अपनी रचना में प्राण डालता है और कभी-कभी रचना कलाकार से आगे बढ़ जाती है। एक दिन राजा का मंत्री गांव में आया और उसकी मूर्तियों को देखा। ये कैसी मूर्तियां हैं? कोई रो रही है, कोई मुस्कुरा रही है, और कुछ तो इतनी विचित्र हैं कि देखकर ही अजीब लगता है। मालिक, ये बूढ़ा मूर्तिकार पागल है। इसकी मूर्तियां रात में बदल जाती हैं। बदल जाती है? ये कैसे संभव है? कोई नहीं जानता, पर हर सुबह ये मूर्तियां पहले जैसी नहीं होती। मंत्री गहरी सोच में डूब जाता है और मूर्तिकार के पास पहुंचता है। मूर्तिकार शांत भाव से अपनी छेनी हथौड़ी चला रहा है। बाबा, क्या ये सच है कि आपकी मूर्तियां रात में बदल जाती हैं? भावनाएं पत्थर में भी जीवित हो सकती हैं, अगर सही हाथ उन्हें तराशे। राजा को ऐसी ही किसी विलक्षण कला की तलाश थी। तुम्हें महल चलना होगा। राजा ने आदेश दिया है कि तुम महल के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सबसे खास हो। राजाओं के लिए मूर्तियां बनाने का मेरा कोई शौक नहीं है। मैं बस पत्थरों में छिपी कहानियां उकेरता हूँ। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। मंगू, जो हमेशा मूर्तिकार के बारे में अजीब अजीब बातें करता था, वो आगे बढ़ता है। बाबा, ये मौका आसान नहीं। राजा को तुम्हारी कद्र हो सकती है। हाँ हाँ, अगर राजा प्रसन्न हुए तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा। धन? मैं मूर्तियां बेचता नहीं, उन्हें जीता हूं। अगर राजा सच में कला को समझते हैं तो मैं महल चलूंगा। मंत्री संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। कल सुबह हम महल के लिए प्रस्थान करेंगे। राजा को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। अगली सुबह राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर दरबारी बैठे हैं। सामने एक सादा कपड़े पहने बूढ़ा मूर्तिकार खड़ा है और पास में राजा का मंत्री। महाराज, यही वह मूर्तिकार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी कला अनोखी है। गांव के लोग कहते हैं कि इसकी मूर्तियां रात में बदल जाती हैं। रात में बदल जाती है? ये कोई साधारण बात नहीं। क्या ये सच है बाबा? महाराज, पत्थर में भी जान होती है।
अगर कोई उसे ठीक से तराश ना जाने, मेरी मूर्तियां बदलती नहीं, वो केवल वही दिखाती है जो कोई देखना चाहता है। राजा थोड़ी देर तक उसकी बात पर विचार करता है। दरबारी अभी भी संदेह से मूर्तिकार को देख रहे हैं। मैंने सुना है कि तुमने कभी किसी राजा के लिए मूर्ति नहीं बनाई, फिर अब क्यों आए? मैं अपनी मूर्तियां नहीं बेचता महाराज, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि आप कला को समझते हैं। मैं सच में कला प्रेमी हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो सबसे खास हो, ऐसी मूर्ति जो पहले कभी किसी ने देखी ना हो। कैसी मूर्ति महाराज? राजा अपने सिंहासन से उठकर आगे बढ़ते हैं और महल के विशाल कक्ष की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसी मूर्ति जो मेरे राज्य, मेरे शासन और मेरे विचारों का प्रतीक बने, जो अमर हो जाए। क्या तुम बना सकते हो? अगर मूर्ति में भावनाएं हो तो वो अमर हो सकती है महाराज। मैं बनाऊंगा। महल के अंदर एक विशाल कक्ष में बूढ़ा मूर्तिकार महीनों से अपनी आकृति को आकार दे रहा था। चारों ओर अधूरे पत्थर बिखरे थे। छेनी और हथौड़े की आवाज कक्ष में गूंज रही थी। अंततः वो मूर्ति तैयार हो गया। राजा अपने दरबारियों के साथ वहां पहुंचते हैं। मंत्री आगे बढ़ता है और राजा से कहता है, महाराज, महीनों की साधना के बाद मूर्तिकार ने आपकी मूर्ति पूरी कर दी है। अच्छा, तो कहाँ है वह अद्भुत मूर्ति जिसके बारे में तुम कहते थे कि यह सबसे खास होगी? मूर्तिकार एक सफेद कपड़ा हटाता है और राजा के सामने मूर्ति प्रकट होती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मूर्ति अधूरी थी, एक टूटी हुई आकृति, मगर चेहरे पर अद्भुत चमक थी। ये क्या है? ये अधूरी क्यों है? दरबारी भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फुसफुसाने लग जाते हैं। इतनी महीनों की मेहनत के बाद बस ये? क्या ये सच में कोई महान मूर्ति है? ये तो टूटी हुई लगती है। राजा मूर्तिकार की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में असंतोष झलकता है। बाबा, ये तुमने क्या बनाया? मैंने तुमसे सबसे विशेष मूर्ति बनाने के लिए कहा था और तुमने ये अधूरी आकृति बना दी। मूर्तिकार हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखता है। महाराज, यह मूर्ति अधूरी नहीं है, पूर्ण से भी अधिक है। तुम्हारी कला के पीछे का उद्देश्य क्या है बाबा? क्या तुम केवल सुंदरता के लिए काम करते हो या इसके पीछे कुछ और भी है? राजा, कला केवल रंग रूप नहीं है, ये आत्मा की गहरी अभिव्यक्ति है। एक कलाकार के हाथों में बस पत्थर या लकड़ी नहीं, जीवन के सच और उसके भीतर की गहराई होती है। जब मैं अपनी कलाकृतियों में रंग भरता हूं तो मैं केवल आकार नहीं बना रहा होता, बल्कि मैं सत्य की खोज कर रहा होता हूं। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कला सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक उद्देश्य और एक दर्शन है? जी हां महाराज, जैसे एक तपस्वी आत्मा की शुद्धता के लिए तप करता है, वैसे ही एक कलाकार कला के माध्यम से सत्य को उजागर करने का प्रयास करता है। कला में न केवल सौंदर्य, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और हमारे अस्तित्व का रहस्य भी निहित होता है। अर्थात तुम्हारी कला मेरे जीवन के सत्य को उजागर करने का एक माध्यम बन सकती है, लेकिन यह दिखने में तो कुछ खास नहीं लगता है। महाराज, इस मूर्ति को देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ कहना चाहती है? राजा ध्यान से मूर्ति को देखते हैं। अचानक उन्हें लगता है कि मूर्ति में कोई जीवन है।
कोई कहानी छुपी है। मूर्ति का टूटा हुआ भाग अब अधूरा नहीं बल्कि अर्थपूर्ण लगता है। ये कुछ कह रही है, लेकिन क्या? महाराज, ये आपके हृदय का प्रतिबिंब है। हम सब जीवन में अधूरे हैं, कोई भी पूर्ण नहीं। यह मूर्ति हमारी अधूरी इच्छाओं, अधूरे सपनों और अधूरी कहानियों का प्रतीक है। परंतु इसी अधूरेपन में एक अलग सौंदर्य छिपा है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। राजा की आंखों में अब असंतोष नहीं बल्कि विचारशीलता झलकने लगती है। मंत्री और अन्य दरबारी भी अब मूर्ति को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। महाराज, ये मूर्ति तो सच में विलक्षण है। इसमें एक कहानी है, एक भावना है। शायद तुम सही कह रहे हो। ये सिर्फ एक पत्थर की आकृति नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। राजा धीरे धीरे मूर्ति के पास जाते हैं और हल्के से स्पर्श करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनके अपने भीतर का प्रतिबिंब है। मूर्तिकार, तुमने जो बनाया है वह सच में अनोखा है। ये अधूरी होकर भी संपूर्ण है। मैं इसे अपने महल के सबसे पवित्र स्थान पर स्थापित करूंगा और मैं आपको इस खुशी में ढेर सारे उपहार और सोने की मुद्राएं देना चाहता हूं। मूर्तिकार सिर झुकाकर सम्मान पूर्वक जवाब देता है। महाराज, आपकी कृपा है, लेकिन मुझे ये सब चाहिए नहीं। मेरी कला ही मेरी संपत्ति है। नहीं मूर्तिकार, तुमने जो दिया है वह अनमोल है। मुझे तुम्हें उपहार देने का पूरा हक है। मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं और ढेर सारा धन देना चाहता हूं। मूर्तिकार हिचकिचाते हुए फिर भी राजा की बात मानता है और उपहार स्वीकार कर लेता है। अगर वह मेरी कला की कीमत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसे केवल उसी उद्देश्य से लूंगा जिससे गांव में दुखी लोग सुखी हो सके। राजा हर्षित होकर मुस्कुराता है और मूर्तिकार को उपहार दे देता है। मूर्तिकार महल से बाहर निकलकर अपने गांव लौटता है। वहां पहुंचते ही वो सारे उपहार और सोने की मुद्राएं गांव के गरीब और दुखी लोगों को बांट देता है। गांव के लोग जो पहले कभी उसकी कला को पागलपन समझते थे, अब उसकी विशाल दया और महानता की सराहना करने लगे। वो सब एक स्वर में कहते हैं, वह सच में एक महान आत्मा है। उसके पास जो कुछ था वो सब दूसरों के भले के लिए दे दिया। अरे वह मूर्तिकार नहीं, एक देवता था जिसने अपनी कला से हमारे जीवन में एक नई रोशनी भर दी। गांव में खुशियां छा जाती है और मूर्तिकार की महानता के चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। उसकी महानता सिर्फ कला तक सीमित नहीं थी बल्कि उसकी दयालुता और निस्वार्थता ने उसे सबका प्रिय बना दिया। वहां दूसरी तरफ महल में यह मूर्ति असाधारण है मंत्री जी। इसे महल के गुप्त कक्ष में रखा जाए जहां इसकी उचित देखभाल हो सके। वहां पहरेदार तैनात रहेंगे ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। जो आज्ञा महाराज। मूर्ति को महल एक शांत और अंधकारमय कक्ष में रखा गया जहां केवल एक दीपक जलता था। राजा ने रात में कड़ी पहरा बंदोबस्त का आदेश दिया और 2 सशस्त्र पहरेदार तैनात कर दिए। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात गहरी होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। धीमी फुसफुसाहट, हलचल और कभी हंसी कभी जैसी आवाजें आने लगी, जिससे पहरेदार घबरा गए। क्या तुमने कुछ सुना? क्या मतलब? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो कक्ष के अंदर से। दोनों पहरेदार सतर्क हो गए।
उन्होंने कक्ष के भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सब कुछ वैसा ही था। मूर्ति ज्यों की त्यों ही खड़ी थी। वो सोच रहे थे कि शायद उनका वो भ्रम था। तभी एक और अजीब आवाज आई, जैसे कोई धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो। हमें महाराज को सूचना देनी चाहिए, ये मूर्ति कुछ अजीब है। ये बात धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी। राजा तक भी ये खबर पहुंची। वो स्वयं कक्ष में आए और मूर्ति को ध्यान से देखा। ये मूर्ति, इसमें सचमुच कुछ है। ऐसा लगता है कि ये हमें देख रही है, हमसे कुछ कहना चाहती है। महाराज, पहले इस मूर्तिकार को लोग पागल समझते थे, लेकिन अब उसकी कला में कुछ दिव्यता महसूस हो रही है। शायद उसने वही बना दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसी कृति जो अधूरी होकर भी सबसे ज्यादा पूरी है। इधर गांव में भी मूर्तिकार के बारे में चर्चाएं तेज हो गई। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उसकी कला को समझने लगे। हमने हमेशा उसे उपहास का पात्र बनाया, पर अब जब उसकी मूर्तियां देखता हूं तो उनमें अपनी ही कहानियां दिखाई देती हैं। काश हमने पहले ही समझ लिया होता कि अधूरेपन में भी एक सुंदरता होती है। लेकिन तभी गांव में एक अजीब खबर फैल गई। मूर्तिकार कहीं चला गया था। उसकी दुकान पर सिर्फ अधूरी मूर्तियां पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। लेकिन उसी दिन गांव के बाहर एक रहस्यमयी मूर्ति मिली, एक बूढ़े व्यक्ति की, जिसकी आंखों में गहरा रहस्य था। ये तो हूबहू उसी मूर्तिकार जैसी दिखती है। क्या वह खुद मूर्ति बन गया? दूसरी तरफ महल में हम हमेशा पूर्णता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अधूरापन ही सबसे गहरी कहानी बयां करता है। उस बूढ़े मूर्तिकार ने हमें सिखाया कि हर अधूरी चीज के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। हर टूटी हुई मूर्ति, हर अधूरी कहानी, और शायद हम खुद भी। महाराज, हम सब ने समझा कि कभी कभी जो चीज हमें अधूरी लगती है, वो वही होती है जो हमें सबसे ज्यादा बदल देती है। ठीक कहा आपने। उसकी मूर्तियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन भी एक अधूरी कृति की तरह है, हमेशा बदलता हुआ, कभी खत्म नहीं होता। अब उसकी मूर्तियां महलों, मंदिरों और बड़े घरों में सजने लगी। लोग उसकी कला को समझने लगे थे, लेकिन वो खुद एक रहस्य बन गया। उसकी खोज में लोग निकले, पर वो कहीं नहीं मिला। अधूरेपन में भी गहरी सुंदरता और अर्थ होता है। जीवन और कला हमेशा बदलते हैं, और कभी कभी अधूरी चीजें सबसे प्रभावशाली होती हैं। तो दोस्तों, कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? अधूरापन में भी गहरी सुंदरता और अर्थ होता है। जीवन और कला हमेशा बदलते हैं, और कभी कभी अधूरी चीजें सबसे प्रभावशाली होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो, और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।